हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद ही कर रहा हूँ। और पढ़ाई लिखाई भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एरावर्ड में आपका स्वागत है। और चैनल को थोड़ा सा जो है लाइक वाइक कर दिया कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जो है 11 AM पर जो है फ्री क्विज हो रही है, कम से कम वहाँ तो आ ही सकते हैं। 12 PM पर जो है तुरंत जो है होती है हमारी पेड क्विज होती है, वहाँ पर भी आ सकते हैं। दिए गए नंबर से आप संपर्क करके जो है जुड़ सकते हैं। हमारा लगातार वीडियो जा रहा है ग्रामीण प्रवेश का, और प्लस पॉलिटी का भी जो है लगातार वीडियो जा रहा है। तो आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए और जो है कमेंट भी करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बहुत सारे लोगों को जो है अभी जैसे नया चैनल है तो काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, जैसा भी है कि हम लोग फ्री में दे रहे हैं, फ्री में चीज़ें देते रहेंगे। 80% चीज़ें तो फ्री में ही दिया जाता है हमारे संस्थान के द्वारा। तो बाकी जुड़ते रहिए, हम तो यही कहेंगे। और ये कोर्स जल्दी ही खत्म होने वाला है, मतलब ग्रामीण प्रवेश का वो छोटा छोटा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा और फिर प्रैक्टिस ही करवाई जाएगी। आज हमारा चौथा चैप्टर है। आइए देखते हैं हमारा चौथा चैप्टर आज क्या है, क्या कह रहा है। पंचायती राज व्यवस्था, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, चौथे चैप्टर के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था, ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 कल इसका आ जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2-3 चैप्टर और बचे हैं, इसके बाद ये मतलब लगभग खत्म हो जाएगा जो है। बाकी जो बचेगा उसको जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था हमारा जो है कब से कब तक था। जैसे कि अगर देखा जाए पंचायती राज व्यवस्था, जैसे हमने पहला ही पॉइंट लिखा है, ये कब था? स्वतंत्रता से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था, स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, अगर स्वतंत्रता से पूर्व है तो उसके बाद भी होगी। तो भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो हमारा भारतीय इतिहास 3 भागों में बटा है। मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ठीक है, इन 3 भारत के बारे में हम लोग इसको डिवाइड करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो प्राचीन काल में ही हमारी जो वैदिक साहित्य थी ना, हमारा वैदिक साहित्य में पढ़ते हैं ना कि हम वेद के बारे में जो हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद हमारा, यजुर्वेद हमारा, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ग्राम शब्द को खोजते हैं। ग्राम शब्द, तो ग्राम शब्द हमारा जो है वैदिक साहित्य से ही मिला है। कहाँ से मिला है? वैदिक साहित्य से ही हमारा ग्राम शब्द क्या है, मिला हुआ है। तो ग्राम शब्द हमारा कहाँ से मिला है? वैदिक साहित्य से। ग्रामणी, जो यहाँ का ग्रामणी होता था, ग्रामणी, जैसे आज के गांव के प्रधान नहीं होते हैं, वो एक गांव प्रधान होता था। ग्रामणी क्या होता था? गांव का प्रधान होता था। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, ठीक। तो वो ग्रामणी क्या होता था? गांव का प्रधान होता था, प्रमुख होता था। तो उसका कार्य क्या होता था कि जैसे कि गांव में चोरी ना हो, डकैती ना हो, ठीक है। एक सभा बुलाई, ठीक, और मतलब जो भी दंडात्मक व्यवस्था भी थी उसके हाथ में दिया गया था। जो दंड वंड होते थे, जैसे कोई चोरी कर रहा है तो उसके लिए क्या दंड है, और मर्डर कर रहा है या डकैती डाल रहा है, ठीक है, तो उसके सब ये सब कौन करता था? ग्रामणी करता था। तो सबसे पहले इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? वैदिक साहित्य में किया गया है। प्राचीन काल की बात करें हम अगर हम, तो प्राचीन काल में हम वैदिक साहित्य से ही ग्राम शब्द मिला है। और वहीं से जो है ग्रामणी किसे कहा गया? गांव के प्रधान को कहा गया। और उसके कार्यों के बारे में, जैसे गांव में चोरी ना हो, डकैती ना हो, एक सभा बुलाई जाए, अगर मान लो ऐसा कुछ होता है तो भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी करने का इसको अधिकार था। तो उम्मीद करता हूँ कि प्राचीन के बारे में इतना सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो गया होगा, पढ़ लिए होंगे। तो अब देखते हैं, ये देखिए इतिहास के 3 भागों में इसको पढ़ते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इसके बारे में हमने बताया। और प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में थोड़ी सी हमने आपको एक जानकारी दी, ठीक है। टू द पॉइंट बात करें। अब मध्यकालीन भारत की तरफ आते हैं। मध्यकालीन भारत में हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत हमारा बटा हुआ था। अगर हम नॉर्थ साइड की बात करें, नॉर्थ की, तो नॉर्थ में हमारे क्या थे? दिल्ली सल्तनत चला, और दिल्ली सल्तनत के बाद हमारा मुगल काल चला। दिल्ली सल्तनत एंड मुगल काल, ये कहाँ पे? नॉर्थ साइड में हमने इसको देखा। लेकिन अगर यही चीज़ हम साउथ साइड में, दक्षिण भारत की बात करें, तो हमने देखा कि कुछ हिंदू शासक रहे और कुछ मुस्लिम शासक भी यहाँ पे शासन किए, ठीक है। हिंदू शासक में जैसे विजयनगर हमारा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ठीक है। और मुस्लिम शासक में जैसे बहमनी साम्राज्य, और कुछ क्षेत्रों में मुगल काल का भी सिक्का वहाँ चलता था, ठीक है। तो आप समझ में आया कि मध्यकालीन भारत में भी इस टाइप की क्या थी? व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को क्या कहा गया? ये देखिए, जागीरदारी प्रथा कहा गया, ठीक है। जागीरदारी प्रथा थी। मराठा में आप जानते हैं कि वहाँ अष्टप्रधान होते थे। कुछ के नाम के वर्णन यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे अष्टप्रधान यहाँ पे होते थे: पेशवा, अमात्य, सुमंत, सेनापति, पंडितराव, न्यायाधीश, ये सब क्या थे? और जो है ये मराठा के क्या थे? अष्टप्रधान होते थे। तो मराठा अगर देखा जाए तो उस समय काफ़ी वर्चस्व में था और कर वर भी वसूलता था, ठीक है। सरदेश मुखी जानते हैं, सरदेश मुखी का नाम आपने सुना होगा, ठीक। सरदेश मुखी कर लिया जाता था। तो ये भी एक क्या थी? व्यवस्था में शामिल थी, ग्रामीण व्यवस्था में क्या थी? शामिल थी। अब आते हैं, जब हमारा आधुनिक काल आता है तो 2 कालों में इसको भी डिवाइड किया जाता है। आधुनिक काल को भी हमारे एक ईस्ट इंडिया कंपनी का काल आता है, एक ब्रिटिश क्राउन का शासन आता है। समझ में आ रहा है? हमने प्राचीन भारत के बारे में सबसे पहले बात किया,
एंशियंट इंडिया के बारे में, फिर हमने मिडिवल इंडिया के बारे में बात किया। ठीक है, एंशियंट के बारे में हमने प्राचीन के बारे में आपको बताया कि कहाँ से ग्राम शब्द आया, और ग्रामरी के बारे में बताया, उसके प्रमुख कार्य बताए। मध्यकालीन भारत की अगर बात की जाए तो जागीरदारी प्रथा और अष्ट प्रधान प्रथा मतलब मराठा शासन के बारे में बताया। ठीक, अब आते हैं हम लोग आधुनिक भारत के शासन काल की तरफ। तो आधुनिक भारत के शासनकाल की तरफ जब हम आते हैं तो हमारा क्या आता है, ब्रिटिश काल आता है। और ब्रिटिश काल को भी हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हम मान सकते हैं हमारा 1764 से 1858 तक, यानी कि जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम 1857 वाला हुआ था ये तब तक चला। ठीक, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड, अस्थाई बंदोबस्त, ये सब चीज़ें क्या हुई, बनी। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड एंड अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था की गई। ये कब का काल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब कंपनी रूल कर रही थी, जब कंपनी सब कुछ चला रही थी, ये तब की बात की जा रही है। ठीक है, 1764 से 1858 तक ये शासन चला। फिर इसके बाद का जब बात आता है ब्रिटिश क्राउन का शासन, जो ब्रिटिश क्राउन का हमारा शासन चला वो चला 1858 से कब तक चला, 1947 तक, जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए। तो इसी में जो है 1882 में लॉर्ड रिपिन थे। ठीक है, 1882 की बात की जाए तो कौन थे हमारे, लॉर्ड रिपिन थे जिन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन में उस समय कौन कौन से थे, एक बोर्ड था, ठीक, म्यूनिसिपल था, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर। बोर्ड किस स्तर पर था, ग्राम स्तर पर। ये किस स्तर पर था, ब्लॉक स्तर पर था। और फिर क्या था, जिला बोर्ड था, जिला बोर्ड। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो इस 3 स्तर में क्या किया गया था, स्थानीय स्वशासन को बांटा गया था। कुछ चीज़ें मतलब धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी ना, एक ओवरव्यू तो बन रहा होगा ना कि जिस तरीके से हमारा जो है प्राचीन भारत के बारे में, फिर मध्यकालीन भारत के बारे में हमने बताया कि जागीरदारी प्रथा और मराठा जो अष्टप्रधान सरदेशमुखी कर, इस टाइप के जो है सारी व्यवस्थाएं की जा रही थी। ठीक है, तो कुछ ओवरव्यू तो बन ही गया होगा कि हाँ किस तरीके से जो है वहाँ पे जो है चीज़ें लागू हो रही थी, पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से करवर वसूला जा रहा था, किस तरीके से शासन किया जा रहा था। और हमारे आधुनिक भारत काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल कब से कब तक रहा और ब्रिटिश क्राउन का शासन कब से कब तक रहा। ठीक, अब आते हैं हम लोग स्वतंत्रता के बाद। तो आप लोगों ने देखा कि स्वतंत्रता से पहले चीज़ें कैसी थी, अब देख रहे हैं स्वतंत्रता के बाद की चीज़ें कैसी हैं। स्वतंत्रता के बाद यानी कि अब हमारा क्या बना, संविधान बना। अब हमारा जब संविधान बना तो शासन चलाने के लिए हमारा क्या बना, संविधान बना। तो आर्टिकल 40 के भाग 4 में क्या दिया गया है, डीपीएसपी की बात की गई है। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। राज्य के विधानमंडल, राज्य के पंचायतों के गठन कैसे करें, इसके बारे में बताया गया है। फिर मतलब इसके बारे में बताया गया तो इस पर अब क्या किया जाएगा, अमल किया जाएगा। अमल करने के लिए सन 1956 में ये देखिए बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया गया, गठन किया गया कि भैया जो है पंचायती राज को किस तरीके से लागू कराया जाए, इसके बारे में आप जो है इस पर एक रिपोर्ट बनाइए। तो इन्होंने 1957 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी और इन्होंने 3 स्तरीय जो है समिति का भी बारे में चर्चा की। 3 स्तरीय यानी कि थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लें, तो 3 स्तरीय समिति की सबसे पहले इन्होंने चर्चा की। 3 स्तरीय समिति हमारी क्या थी, ग्राम पंचायत, ठीक, फिर इसके बाद पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। फिर हुआ क्या कि इसका असर पड़ा और 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में, ध्यान रखना, राजस्थान के नागौर जिले में जो है यह लागू किया गया। ठीक है, और अगर पहला राज्य की बात की जाए, पहला राज्य ऐसा कौन था जहाँ जो संपूर्ण राज्य में लागू हुआ, तो 1959 में ही संपूर्ण आंध्र प्रदेश में यह क्या हुआ, लागू हुआ। 60 में फिर असम, तमिलनाडु, कर्नाटक आए। ठीक, इसी प्रकार से 1964 में अगर बात की जाए बंगाल में यह लागू हुआ। ठीक है, भारत के सभी राज्यों में ग्राम पंचायत का क्या किया गया, गठन कर दिया गया। तो ये चीज़ें समझ, स्वतंत्रता के बाद चीज़ें चल रही हैं कि संविधान बना और हमारे यह इसके बारे में कहाँ पे बताया गया है, देखिए अनुच्छेद 40 कहाँ पे आएगा, आप जानते हैं 36 से
51 तक, ठीक है, जहाँ पे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, DPSP की जहाँ पे बात की गई है, यहीं पे यह बताया गया है। ठीक, अब आते हैं दूसरी समिति यानी कि अशोक मेहता समिति के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बात कर लिए, अब हम त्रिस्तरीय समिति, इसको जो इन्होंने जो बताया था इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति जो है रिपोर्ट अपनी कब सौंपी? 1978 में, ठीक है। ग्राम पंचायत से संबंधित सुधार के लिए कुल 13 सदस्यीय टीम बनाई गई। कितने मेंबर थे? 13 मेंबर थे अशोक मेहता समिति में, ठीक है। और उन्होंने जो है रिपोर्ट में जो बताया कि अब 3 स्तरीय नहीं 2 स्तरीय ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। 2 स्तरीय का मतलब एक हमारा जिला स्तर पर होगा और दूसरा हमारा जो होगा वो मंडल स्तर पर होगा, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में बताया। तो 2 स्तरीय समिति के बारे में किसने बताया था? हमारे अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। और ये कब रिपोर्ट अपनी सौंपे थे? 1978 में। कुल कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। आइए अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, डॉक्टर PVK राव समिति। डॉक्टर PVK राव समिति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1985, ये अगर बात करें हम लोग 1985 की बात करें, 1985, ठीक है। योजना आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। 1985 में इसका गठन किया गया और 1986 में इन्होंने क्या किया? अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब इन्होंने 4 स्तरीय समिति की बात की, 4 स्तर की बात की। अब 4 स्तर इन्होंने ऊपर से उठाया। जैसे सबसे ऊपर क्या होता है? राज्य स्तर, फिर जिला स्तर, फिर मंडल स्तर और फिर ग्राम स्तर। तो 4 स्तर समिति के बारे में किसने बताया था? डॉक्टर PVK राव समिति ने बताया था, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया, इसको माना नहीं गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ईयर वाइज जो है ध्यान रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, डॉक्टर PVK राव समिति का गठन कब हुआ था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट की, मतलब इन्होंने किस किस की बात की? जैसे जो है बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय की बात की, अशोक मेहता ने 2 स्तरीय की, इन्होंने 4 स्तरीय की बात की। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा क्या कीजिएगा? ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब इसमें देखेंगे जैसे हमारा 11वीं अनुसूची की बात करें, 11वीं अनुसूची की हम अगर बात करते हैं तो ये देख रहे हैं कि 11वीं अनुसूची हमारा, देखो यहाँ 13 नहीं है, यहाँ पे 73 है, ठीक है। ध्यान रखना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया है, ठीक है। जिसमें कृषि विस्तार, कृषि से रिलेटेड चीज़ें, ग्राम पंचायत में 29 विषय दिए गए। ये देख रहे हैं आप लोग 29 विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। प्लस आप लोगों को बता दें कि इसी में जो ये 29 विषय जोड़े गए, भूमि विकास संरक्षण के बारे में बात की गई, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, सड़क विकास, पुल निर्माण, पेयजल आदि के बारे में क्या किया गया? बात किया गया। फिर क्या होता है कि इसमें यह कहाँ पे है? यह है हमारा भाग 9। कब जोड़ा गया? 1992, देख ही रहे हैं, ठीक है। गांधी जी की विचारधारा से यह क्या था? प्रेरित था। गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित था। यह हमारे अनुच्छेद 243A से लेकर के कहाँ तक है? ये 243O तक है, ठीक है। अब एक एक अनुच्छेद के बारे में कल एक वीडियो लेकर आएंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में, जितने इसके बारे में जो अनुच्छेद हैं पूरा एक PDF आपको प्रोवाइड किया। जो हमारे पेड ग्रुप में है उनको तो ये PDF दे दिया जाता है और हैंड रिटन नोट्स भी दे दिया गया है इसका, और जो नहीं है वो ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो उनको भी ये PDF मिलने शुरू हो जाएगा। तो ग्रुप में यह PDF भी सेंड कर दिया। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये 13 नहीं 73वां संविधान संशोधन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, 73वां संविधान संशोधन है, ठीक। तो ग्रुप से जुड़िए, ये PDF भी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था। बाकी जो ये हमारा अनुच्छेद 243 से लेकर 243A से लेकर 243O तक है, ठीक है। तो इसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे और काफ़ी अच्छे से जो है इसको पढ़ेंगे। अब कल ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा? हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 2-3 चैप्टर और बचेगा, बहुत जल्द ही ये हमारा ग्रामीण प्रवेश क्या होने वाला है? ख़त्म होने वाला है। फिर हम लोग दबा के सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और लाइक कमेंट करते रहिए। ये हमारा नंबर दिया गया है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये नंबर, किसी भी नंबर पर आप जो है कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए जो है, और संपर्क करके जो है अपना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। और जो भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं अगर उनको परचेज करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कोर्स ये हमारा चल रहा है, पहले कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो वीडियो का कोर्स है हमारा, लेखपाल का कोर्स है, ये मेंस के बैच चल रहे हैं। ये प्री के लिए 15 तारीख कल ही से अभी स्टार्ट हुआ है। जो ग्रुप में जुड़े होंगे उनको फ्री में ये वाला PDF जो है मिल गया है,
ठीक। और इनलाइटमेंट के बारे में अगर जानना है तो एक छोटा सा वीडियो है 5-6 मिनट का, आप इसके बारे में जा करके जो पूरी जानकारी ले सकते हैं। और 1 मार्च से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है, बस आप लोग आइए, जुड़िए और देखा जाए मतलब किस तरीके से जो है एक एक चीज़ें हम लोग बारीकी से जो है आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। और किसी भी कोर्स के लिए जो भी मतलब दिया गया, हमारा नंबर दिया गया है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं बेहिचक। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी नहीं बढ़ रहा है, कमेंट भी आप लोग करते नहीं हैं, ठीक है। तो करते रहिए कमेंट और बताते रहिए, अपने सुझाव देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।